नमस्कार और इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के उस दौर में उतर रहे हैं जहां देखिए नींव तो रख दी गई थी, लेकिन उसे असली मजबूती देने वाला कोई और था। बात हो रही है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, जिन्हें कई इतिहासकार सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत जरूर की, पर इमारत तो इल्तुतमिश ने ही खड़ी की। हमारे पास जो जानकारी है वो इल्तुतमिश की जीवन, उनके सामने आई चुनौतियों और उनके स्थायी योगदानों पर गहराई से रोशनी डालती है। ये महज घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस दौर की नब्ज को समझने की कोशिश है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं कि इल्तुतमिश एक अहम शासक थे, बल्कि इस बात की तह तक जाना है कि क्यों उन्हें ऐबक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यानी वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाता है। करेक्ट। हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने सत्ता संभाली, कैसे सल्तनत को बिखरने से बचाया और वो कौन सी संस्थाएं स्थापित की जिनका असर सदियों तक रहा। तो फिर शुरू करते हैं इल्तुतमिश की कहानी के बिल्कुल शुरुआत से। वो इल्बारी तुर्क थे, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी पहचान गुलामों के गुलाम के तौर पर भी थी। ये उपाधि ही अपने आप में एक पूरी दास्तान समेटे हुए है ना? यकीनन ये तमगा उनकी शुरुआती जीवन की जटिलता और आप कह सकते हैं सामाजिक पायदान पर उनकी हैसियत बताता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था, तो इस तरह वो गोरी के गुलाम हुए। स्रोत बताते हैं कि ऐबक ने उन्हें गजनी में नहीं बल्कि दिल्ली लाकर खरीदा था। अच्छा, गजनी में क्यों नहीं? कहते हैं वहाँ उनकी बिक्री पर पाबंदी थी, शायद उनके गुणों की वजह से या कोई और राजनीति, पर दिल्ली में उन्हें 1 लाख जीतल जैसी भारी कीमत पर खरीदा गया। ये उनके असाधारण होने का संकेत तो था ही। लेकिन वो सिर्फ गुलाम बनकर तो नहीं रहे। उनका भाग्य कैसे बदला, कैसे पलटा खाया? उनकी किस्मत बदलने में उनकी अपनी काबिलियत और बहादुरी का बड़ा हाथ था। 1205 में जब खोखर जनजाति ने विद्रोह किया तो उसे दबाने में इल्तुतमिश ने ऐसी वीरता दिखाई कि खुद मोहम्मद गोरी उनसे प्रभावित हो गए। गोरी ने ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया जाए। ओह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान रहा होगा। बिल्कुल, ऐबक ने न सिर्फ उन्हें आजाद किया बल्कि अपनी बेटी का निकाल भी उनसे कर दिया। अच्छा, तो वो शाही परिवार के करीब आ गए। और फिर 1206 में जब ऐबक शासक बने तो इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तदार यानी गवर्नर बनाया गया। बदायूं उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सूबा था। तो मंच तैयार हो चुका था। ऐबक के 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए अचानक मौत हो गई। उनके बाद उनके बेटे आराम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन कहा जाता है कि नाम के विपरीत उनके शासन में आराम बिल्कुल नहीं था। यहाँ से इल्तुतमिश का रास्ता कैसे खुला? आराम शाह का शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, शायद कुछ महीनों का ही। वो लाहौर से ही शासन करने की कोशिश कर रहे थे और सच कहूं तो अयोग्य साबित हुए। दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे वो सल्तनत के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वो आराम शाह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एकजुट होकर बदायूं में इल्तुतमिश को दिल्ली आने का न्योता भेजा। इल्तुतमिश ने इस मौके को पहचाना, वो अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। 1211 में दिल्ली के नजदीक जूद नाम की जगह पर आराम शाह की सेना से उनका सामना हुआ। इल्तुतमिश ने आराम शाह को निर्णायक रूप से हरा दिया और इस तरह दिल्ली का तख्त उनके कब्जे में आ गया। तो ये एक बड़ा मोड़ था। सत्ता ऐबक के परिवार से निकल गई। एक ज्यादा योग्य, हालांकि बाहरी व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। सुल्तान तो बन गए, लेकिन एक गुलाम के गुलाम का सुल्तान बनना, उस वक्त के तुर्क अमीरों को ये बात हजम हुई होगी। उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कैसे किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। बिल्कुल, सुल्तान बनने के फौरन बाद इल्तुतमिश ने 2 ऐसे काम किए जिन्होंने उनकी स्थिति को बेहद मजबूत किया और सल्तनत को एक नई दिशा दी। पहला, उन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ऐबक तो लाहौर से ही राज करते थे। सही। लाहौर उत्तर पश्चिम सीमा और गजनी के प्रभाव के ज्यादा करीब था। दिल्ली को राजधानी बनाकर इल्तुतमिश ने सल्तनत को एक तरह से भारतीय पहचान दी, उसे मध्य एशियाई राजनीति से थोड़ा दूर किया और गंगा यमुना दोआब का जो उपजाऊ और रणनीतिक क्षेत्र था उस पर अपनी पकड़ मजबूत की। दिल्ली सल्तनत का दिल बन गई, कह सकते हैं। और दूसरा कदम? दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम था 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनिसर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त करना। खलीफा ने उन्हें सुल्तान आजम मतलब महान सुल्तान की उपाधि दी और खिलत भेजा। खिलत, वो सम्मान वाला वस्त्र।
हाँ, सम्मान का शाही वस्त्र, ये महज एक रस्म नहीं थी। ये इस्लामी दुनिया में दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र और वैध सत्ता के रूप में स्थापित करने जैसा था। याद रखिए, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो मलिक या सिपह सालार ही कहलाते रहे। अच्छा, ये बात है। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता लेकर अपनी सत्ता पर धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की मोहर लगा दी। इससे उनकी स्थिति पुराने अमीरों के सामने भी मजबूत हो गई। और हाँ, यहीं से शमसी वंश की शुरुआत भी मानी जाती है। तो एक तरफ उन्होंने अपनी वैधता स्थापित की, राजधानी दिल्ली ले आए, लेकिन गद्दी पर बैठना और उसे संभालना, ये तो दो अलग बातें थीं। ऐसा लगता है कि उनके लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। ये ताज सचमुच कांटों भरा रहा होगा। बिल्कुल, चुनौतियां हर तरफ से थीं, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहरी खतरों की बात करें तो 3 बड़े नाम सामने आते हैं। पहला, ताजुद्दीन यल्दौज। वो गजनी का शासक था और खुद को गौरी का असली वारिस समझता था। वो दिल्ली को गजनी के अधीन मानता था। दूसरा, नासिरुद्दीन कोबाचा, जो मुल्तान और सिंध पर राज कर रहा था। वो भी शक्तिशाली था और दिल्ली को चुनौती दे सकता था। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा और भयानक खतरा था, वो थे मंगोल। चंगेज खान। हाँ, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल फौजें मध्य एशिया को रौंदती हुई भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी थीं। बाप रे, इन बाहरी तूफानों का सामना उन्होंने कैसे किया? उनकी रणनीति क्या रही होगी? ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। इल्तुतमिश ने इन खतरों का सामना बड़ी सूझबूझ, कूटनीति और जरूरत पड़ने पर, हाँ, सैन्य बल से भी किया। यल्दौज के साथ क्या हुआ? जब यल्दौज ने पंजाब पर अपना दावा जताया तो इल्तुतमिश चुप नहीं बैठे। 1215-16 में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में, वही तराइन जहां पहले भी लड़ाइयां हुई थीं। हाँ वही, वहां इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस लड़ाई में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह हराया, उसे बंदी बनाया और बाद में उसकी मौत हो गई। ये जीत बहुत अहम थी क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत को गजनी के दावे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब दिल्ली अपने फैसले खुद करने के लिए स्वतंत्र थी। और कुबाचा का क्या? यल्दौज के हटने के बाद कुबाचा ज्यादा ताकतवर हो गया था। इल्तुतमिश ने पहले पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत की और फिर 1228 में कुबाचा के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा। उसकी घेराबंदी की गई। जब कुबाचा को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो कहते हैं उसने सिंध नदी में कूदकर जान दे दी। इस तरह मुल्तान और सिंध का बड़ा इलाका सीधे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। सल्तनत का पश्चिमी सीमा पर प्रभाव बहुत बढ़ गया। और वो मंगोल खतरा, चंगेज खान वाला, वो कैसे टला? हाँ, ये शायद इल्तुतमिश की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 1221 के आसपास की बात है। चंगेज खां ख्वारिज़म शाह के भगोड़े बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ गया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से दिल्ली में शरण और मंगोलों के खिलाफ मदद मांगी। तो इल्तुतमिश क्या करते? मदद करते तो चंगेज खान से सीधी दुश्मनी? बिल्कुल, और उसका नतीजा सल्तनत के लिए तबाही हो सकता था। मंगोलों की बर्बरता की कहानियां सब तक पहुंच चुकी थीं। इल्तुतमिश ने यहां अद्भुत कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई। उन्होंने मंगबरनी को बहुत विनम्रता से शरण देने से इनकार कर दिया। क्या बहाना बनाया? बहाना ये बनाया कि दिल्ली की जलवायु, मतलब यहाँ का मौसम, शायद आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, गर्म और नम है। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मंगबरनी के दूत की हत्या करवा दी थी ताकि संदेश साफ हो जाए। क्या बात है। चंगेज खान, जो शायद खुद भी भारत के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ने से हिचक रहा था, ये देखकर कि मंगबरनी को कोई स्थानीय मदद नहीं मिल रही, वो वापस लौट गया। ये इल्तुतमिश की दूरदर्शिता थी जिसने नवजात सल्तनत को एक संभावित प्रलय से बचा लिया। तो बाहरी दुश्मनों को तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया या दूर रखा, बहुत खूब। लेकिन घर के अंदर भी तो सब ठीक नहीं रहा होगा। बंगाल तो हमेशा से दिल्ली के लिए एक सिरदर्द रहा है। और वो पुराने तुर्क अमीर, क्या वो चुपचाप बैठ गए थे? आपने बिल्कुल सही पहचाना। अंदरूनी चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थीं। बंगाल, जो दिल्ली से बहुत दूर था, वहां अक्सर सूबेदार आजाद होने की कोशिश करते थे। ऐबक के समय नियुक्त अली मर्दान खिलजी ने भी बगावत कर दी थी। इल्तुतमिश को कई बार सेना भेजनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे काबिल बेटे शहजादा नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। नासिरुद्दीन ने वहां शांति स्थापित की, लेकिन दुर्भाग्य से 1229 में वहीं उनकी जवानी में ही मौत हो गई। ये तो इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा रहा होगा। वो ने अपना वारिस भी तो मानते थे शायद। बिल्कुल, ये उनके लिए गहरा आघात था।
वो नसीरुद्दीन को बहुत चाहते थे और सल्तनत का भविष्य उसमें देखते थे। इसी प्यारे बेटे की याद में उन्होंने दिल्ली में 1231 में एक मकबरा बनवाया। हाँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। बिल्कुल, जिसे आज हम सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जानते हैं। ये भारत में बना पहला बड़ा इस्लामी मकबरा माना जाता है और ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दिल्ली में सल्तनत की जड़ें जमने का प्रतीक भी था। इसके अलावा गंगा यमुना के दोआब और राजपूताना में भी स्थानीय सरदारों और राजाओं ने सल्तनत की सत्ता को चुनौती दी, जिन्हें इल्तुतमिश को लगातार सैन्य अभियानों से दबाना पड़ा। और वो दरबारी साजिशें क्या कुतुबी ऐबक के समय के और मुइज़्ज़ी गौरी के समय के अमीर इल्तुतमिश के खिलाफ सक्रिय नहीं थे? वो लगातार सक्रिय थे और इल्तुतमिश की सत्ता के लिए एक स्थायी खतरा थे। इन पुराने, स्थापित और अक्सर अहंकारी तुर्क अमीरों से निपटने के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने एक बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली कदम उठाया। उन्होंने अपने 40 सबसे ज्यादा वफादार और काबिल तुर्क गुलामों का एक खास गुट बनाया। 40 गुलामों का गुट? हाँ, इस गुट को तुर्कान-ए-चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना गया। ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, ये उच्च प्रशिक्षित सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्हें सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। ये सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह थे। उनकी वफादारी इल्तुतमिश के प्रति थी, ना कि किसी पुराने गुट के। इस चालीसा ने इल्तुतमिश को पुराने अमीरों की शक्ति को संतुलित करने और अपनी मर्जी लागू करने में जबरदस्त मदद की। ये तो बड़ा स्मार्ट मूव लगता है, अपनी एक नई वफादार टीम तैयार करना। लेकिन क्या ये टीम बाद में खुद ही भस्मासुर साबित नहीं हुई? हमने सुना है कि इल्तुतमिश के बाद यही चालीसा सल्तनत पर हावी हो गई थी। हाँ, ये विडंबना ही है। जिस चालीसा को इल्तुतमिश ने अपनी ढाल बनाया था, वही उसकी मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों के गले की फांस बन गई। अच्छा, किंग मेकर बन गए। बिल्कुल। उन्होंने इल्तुतमिश के कमजोर वारिसों के समय में सल्तनत में भारी अस्थिरता पैदा की। वो असल में किंग मेकर बन गए थे। इस समस्या का अंत आगे चलकर बलबन ने किया। और दिलचस्प बात यह है कि बलबन खुद इसी चालीसा का सदस्य रह चुका था। ओह, तो ये दिखाता है कि सत्ता के समीकरण कितने जटिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि इल्तुतमिश ने कैसे बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से सल्तनत को महफूज रखा। लेकिन सिर्फ बचाव करना ही काफी नहीं था, सल्तनत को एक मजबूत ढांचा भी देना था। यहीं पर शायद उनके वास्तविक संस्थापक होने का दावा और पुख्ता होता है। उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार क्या थे? बिल्कुल सही। उनका असली काम सल्तनत को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि उसे चलाना और आगे बढ़ाना था। उन्होंने इस दिशा में कई बुनियादी और दूरगामी काम किए हैं। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो उन्होंने सल्तनत के प्रशासन को एक व्यवस्थित रूप दिया। ईरानी या फारसी दरबारी रस्मों और परंपराओं को अपनाया, जिससे सुल्तान के पद की गरिमा और रुतबा बढ़ा। दरबार में अनुशासन, एक हायरार्की स्थापित की। उन्होंने एक स्थायी केंद्रीय सेना रखी जिसे हश्म कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। यानी सुल्तान की अपनी सेना? हाँ, सीधे सुल्तान के नियंत्रण में। उसकी वफादारी भी सुल्तान के प्रति होती थी, न कि किसी स्थानीय सरदार के। और हाँ, एक बेहद कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी कदम था। कौन सा? अपने बेटों की तुलना में अपनी बेटी रजिया को ज्यादा योग्य पाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना। हाँ, रजिया सुल्तान, ये तो वाकई बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में ये लगभग अनसुनी बात थी। और आर्थिक सुधारों में? मुद्रा सुधार, ये इल्तुतमिश का एक कालजयी योगदान है। उनसे पहले भारत में कई तरह के पुराने सिक्के चल रहे थे। उनमें मानकीकरण की कमी थी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। इल्तुतमिश ने इस अव्यवस्था को खत्म किया। उन्होंने पूरी तरह अरबी शैली पर आधारित स्टैंडर्डाइज सिक्के जारी किए। कौन कौन से? इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे चांदी का टंका, लगभग 175 ग्रेन वजन का, और तांबे का जीतिल। ये सिक्के इतने सफल हुए कि ये दिल्ली सल्तनत की मानक मुद्रा बन गए और आने वाली कई सदियों तक इनका प्रभाव बना रहा। अच्छा। उन्होंने सिक्कों पर टकसाल यानी मिंट का नाम लिखवाने की प्रथा भी शुरू की। इससे पता चलता था कि सिक्का कहाँ ढाला गया है। इस सुधार ने व्यापार को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी और सल्तनत की संप्रभुता को उसे स्थापित किया। और न्याय व्यवस्था के बारे में क्या? सुना है वो न्यायप्रिय थे। हाँ, इल्तुतमिश को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी याद किया जाता है। इब्न बतूता जैसे बाद के यात्रियों ने भी उनके न्याय के तरीकों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी।
शेरों की मूर्तियां? हाँ, जिनके गलों में घंटियां बंधी थीं। कोई भी फरियादी किसी भी समय आकर उन घंटियों को बजा सकता था और सुल्तान तक उसकी आवाज पहुंचती थी। एक और प्रथा लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगने की थी। लाल कपड़े? हाँ, कहते हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो वो लाल कपड़े पहनकर जुमे की नमाज के समय मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए तो सुल्तान या लोग उसकी मदद करते थे। इसी प्रथा का इस्तेमाल बाद में रजिया ने भी किया था जब उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हुई। तो इन कदमों से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सुल्तान का न्याय सबके लिए सुलभ है। बिल्कुल। और वो इक्ता प्रणाली, कहा जाता है कि इसे व्यवस्थित करने में उनका बड़ा हाथ था। ये प्रणाली क्या थी और क्यों महत्वपूर्ण थी, जरा इसे समझाएंगे? हाँ जरूर। इक्ता प्रणाली उनके प्रशासनिक ढांचे का एक केंद्रीय स्तंभ थी। इसे समझना जरूरी है। देखिए, भारत में इसे शायद मोहम्मद गोरी लाए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना दिया। अच्छा, तो ये थी क्या असल में? आसान भाषा में कहें तो ये जमीन का एक टुकड़ा था। सल्तनत की जमीन को ऐसी कई इकाइयों या इक्ताओं में बांट दिया जाता था और इन इक्ताओं को सैन्य कमांडरों और अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले मतलब नकद वेतन की जगह सौंपा जाता था। इन्हें इक्तेदार, मुक्ताई या वली कहा जाता था। तो इनका काम क्या होता था? इक्तेदार का काम था अपने इक्ता क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, वहां से भू राजस्व यानी लगान वसूलना और उस राजस्व से अपने और अपने सैनिकों के खर्च का इंतजाम करना। उन्हें सुल्तान के कहने पर सैन्य सेवा भी देनी होती थी। और जो पैसा बचता था, हाँ, इक्तेदार राजस्व का एक हिस्सा अपने खर्चों और सेना के रखरखाव के लिए रखता था। जो रकम बच जाती थी, जिसे फवाजिल कहते थे, उसे केंद्रीय खजाने में जमा करवाना होता था। तो इस पे सुल्तान का नियंत्रण कैसे रहता था? ये तो नहीं कि इक्तेदार खुद ही मालिक बन बैठे। नहीं, यही तो खास बात थी। इल्तुतमिश के समय में इक्ता आमतौर पे वंशानुगत नहीं थी, हेरिडिटरी नहीं थी। इक्तेदारों की नियुक्ति सुल्तान करता था। उनका तबादला भी किया जा सकता था। तबादला क्यों? ताकि वो किसी इलाके में ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं, जड़ें न जमा ले। और उनके हिसाब किताब की जांच मतलब ऑडिट भी होती थी। इसके लिए दीवाने वजारत जैसा विभाग था। समझ गई। इस व्यवस्था ने इल्तुतमिश को कई फायदे दिए। इससे दूर दराज के इलाकों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहा, प्रशासन चलाना आसान हुआ, लगान वसूली सुनिश्चित हुई और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी सेना को बनाए रखने का खर्च बढ़ गया। इसने सल्तनत के विस्तार और स्थिरीकरण में बहुत मदद की। बाद के सुल्तानों ने इसमें फेरबदल किए, लेकिन इसकी नींव, हाँ, वो इल्तुतमिश ने ही डाली थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें, इल्तुतमिश ने बाहरी खतरों जैसे यल्दोज, कुबाचा और मंगोलों को सफलतापूर्वक संभाला, अंदरूनी विद्रोहों को दबाया, खासकर बंगाल में, प्रशासन को व्यवस्थित किया, चालीसा का गठन किया, स्थायी सेना बनाई, फारसी रस्मों को अपनाया, मुद्रा में क्रांति ला दी, टंका और जीतल के साथ, न्याय व्यवस्था को सुलभ बनाने की कोशिश की, एकता प्रणाली को संस्थागत रूप दिया और दिल्ली को राजधानी बनाने के साथ साथ वहाँ कई महत्वपूर्ण निर्माण भी करवाए, जैसे अपने बेटे की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा, पानी के लिए हौज़ शम्सी, शिक्षा के लिए मदरसा ए मुइज़्ज़ी, हाँ, और राजस्थान के नागौर में सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी के दरगाह का बुलंद दरवाज़ा, अतारकीन का दरवाज़ा भी बनवाया। ये तो काफी लंबी फहरिस्त है उनके कामों की। बिल्कुल। और ये फहरिस्त उन्हें वास्तविक संस्थापक बनाती है। उन्होंने सिर्फ एक राज्य जीता नहीं, उसे संगठित किया, उसे संस्थाएं दी, उसे एक पहचान दी। दिल्ली को उन्होंने सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि इस्लामी ज्ञान, संस्कृति और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बना दिया। हाँ, यह सच है कि धार्मिक रूप से वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और उनके कुछ कार्य जैसे 1234-35 में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटना और मूर्तियों को दिल्ली लाना उनकी इस कट्टरता को दिखाते हैं। लेकिन साथ ही उनमें राजनीतिक यथार्थवाद भी था। उनका वो मशहूर कथन माना जाता है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का घर बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने कहा था। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये उनकी राजनीतिक समझ और जमीनी हकीकत की पहचान को दर्शाता है। इतिहासकारों ने उन्हें आंका कैसे? क्या सभी एकमत है कि वो वास्तविक संस्थापक थे या कुछ अलग राय भी है? नहीं, इतिहासकारों ना हमेशा की तरह यहाँ भी अलग अलग मत रहे हैं। कुछ पुराने इतिहासकार जैसे आरपी त्रिपाठी उन्हें थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उन्हें दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता तक कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐबक के बेटे आराम शाह को हटाकर सत्ता हासिल की थी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ज्यादातर प्रमुख इतिहासकार जैसे ईश्वरी प्रसाद उन्हें स्पष्ट रूप से गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं।
के.एन. निज़ामी और मोहम्मद हबीब जैसे आधुनिक दौर के प्रतिष्ठित इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सिर्फ बाहरी रूपरेखा खींची थी, एक नींव रखी थी, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत, व्यवस्थित और स्थायी इमारत खड़ी करने का काम वो इल्तुतमिश नहीं किया। उन्होंने सल्तनत को वो संस्थागत ढांचा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक वैधता प्रदान की जिसके बिना वो शायद शुरुआती झटकों में ही बिखर जाती। तो आम सहमति यही है। हाँ, आम सहमति यही है कि दिल्ली सल्तनत को असलियत में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश महज ऐबक के एक उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि वो उस इमारत के असली वास्तुकार थे जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा, उन्हें मजबूती दी और एक ऐसी नींव डाली जिस पर अगली कई सदियों तक शासन चला। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इसी कहानी से उभरता है। जिस तुर्कान चहलगानी को इल्तुतमिश ने अपनी ताकत बढ़ाने और विरोधियों को कुचलने के लिए इतने यत्न से खड़ा किया, वही उनकी मौत के बाद उनके अपने खानदान के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गई। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सत्ता की अपनी गतिशीलता और उन संस्थाओं के अनपेक्षित परिणामों के बारे में क्या बताता है जिन्हें शासक अपनी मदद के लिए बनाते हैं। क्या ताकतवर बनने के लिए बनाया गया औजार अक्सर अपने बनाने वाले के खिलाफ हो जाते हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। वाकई दिलचस्प। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इल्तुतमिश के दौर और उनके योगदानों का ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी से भरपूर और उपयोगी साबित हुआ होगा।